हेलो बच्चों, क्या हाल है? चल रही पढ़ाई? सही है। चलो, आज हम लोग अपने रेडॉक्स को ख़त्म करने की तरफ थोड़ा सा और मूव करते हैं। आज भी मैं तुम्हारा वीडियो आईपैड पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी लेक्चर आज अपन देखने वाले हैं वो डिस्कशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। मतलब जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, फोकस इसी बात पर है। तो इसीलिए इसमें कई सारे क्वेश्चंस अपन लिखेंगे। तो अब बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस लिखना होता तो स्पेस कम हो जाता है, तो मैंने इस आईपैड पे ही बनाने का सोचा है। और इसमें क्वेश्चंस इजीली हम लोग लिख लेंगे और उस डिस्कशन को आसानी से देख सकते हैं। तो डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनना कि अप्रोच क्या होती है क्वेश्चंस की। शुरुआत में रेडॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर डिस्कशन को फॉलो करेंगे हम लोग तो ये सारी चीज़ें इजीली शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, जैसे मैंने लास्ट टर्म तक तुम्हें ये सिखाया है कि रेडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया है और उसको कॉरस्पॉन्डिंग एन फैक्टर निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। एन फैक्टर निकालना हम लोगों ने इसलिए सीखा है जिससे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वो क्वेश्चंस किस तरह के हैं, कुछ बेसिक आइडिया मैंने पहले भी दिया था। आज उसी आइडिया को थोड़ा और बड़ा करते हैं और क्वेश्चंस कितने टिपिकल हो सकते हैं, हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उन्हें कितनी आसानी से सॉल्व करवा देगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे शुरुआत में मैं थोड़े से और सिंपल एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो और उसके हिसाब से काम करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, 10 मोल मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 रिक्वायर्ड, हमें बताया जा रहा है रिक्वायर्ड, सपोज कहा जा रहा है 2 मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऐसा बताया जा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of FeO present in the mixture। जो मिक्सचर हमें गिवन है उसमें FeO के कितने मोल्स हैं वो हमें बताना है। अगर तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि KMnO4 एक मिक्सचर से रिएक्ट करता है। तो KMnO4 के बारे में मैंने आइडिया दिया था, वो हमें ध्यान में रखना है कि एसिडिक मीडियम में वो कन्वर्ट किस में होता है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि FeO KMnO4 से रिएक्ट करेगा और KMnO4 कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आयरन जो कि इसमें Fe+2 में है उसे वो ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में। ये एसिडिक मीडियम में ये काम करता है। और इसके अलावा Fe2O3 भी मिक्सचर में है, तो Fe2O3 के साथ जब रिएक्शन लिखी जाएगी तो यहाँ कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। यहाँ आयरन ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और KMnO4 चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो आयरन को ऑक्सीडाइज करता, लेकिन आयरन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो भी KMnO4 हम लोगों ने यूज़ किया है दैट इज़ ओनली यूटिलाइज टू ऑक्सीडाइज FeO के लिए ही वो ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ में आएगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeO क्योंकि KMnO4 केवल FeO से ही रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर KMnO4 दोनों से रिएक्ट कर रहा होता तो फिर KMnO4 के जो भी इक्विवेलेंट यूज़ होते वो सम होता FeO का इक्विवेलेंट
प्लस Fe2O3 का इक्विवेलेंट, मतलब अगर वो दोनों से रिएक्ट कर रहा होता तो। अभी हम लोग इस तरह के एग्जांपल्स की भी बात करने वाले हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब चूँकि KMnO4 से ही रिएक्शन हुई तो हम इसी तरह से लिखेंगे। अब KMnO4 का n फैक्टर होगा 5 और FeO का n फैक्टर होगा 1। तो यहाँ से अगर हमें मोल्स दिए गए हैं तो KMnO4 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, मोल्स of KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इक्विवेलेंट के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ FeO इंटू इसका n फैक्टर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ KMnO4 हमें गिवन है 2, n फैक्टर है 5 और मोल ऑफ, अब मोल को n से रिप्रेजेंट कर लें, मोल ऑफ FeO इंटू n फैक्टर इज़ 1। तो यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि FeO के जो मोल्स मिक्सचर में हैं वो 10 मोल। और अगर हमें यहाँ से ये भी बताना है कि Fe2O3 के कितने मोल्स रहे होंगे, तो चूँकि 10 मोल तो टोटल ही था, उसमें सारा का सारा FeO ही है, इसका मतलब Fe2O3 के मोल्स 0 रहे होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी मिक्सचर से रिएक्शन कराई जा रही है तो हम हमेशा ये देखेंगे कि वो जो भी रिएक्शन हो रही है वो अलग अलग क्या क्या रिएक्शन हो रही है, और उसको लिखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है। क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस कुछ इस तरह की होंगी और इस तरह से हमें अप्रोच करनी है वहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ और इसको मैं हटा रहा हूँ। जल्दी से इसको पॉज करके तुम नोट करना, मैं इसे हटा रहा हूँ। ये सबसे एलिमेंट्री एग्जाम्पल था। मैं दूसरे एग्जाम्पल पर आता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मोल mixture of H2C2O4 and Na2C2O4, Na2C2O4 नहीं, मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पर H2C2O4 है और उसके साथ में कार्बन CH4 is oxidized by, और यहाँ पर मैं 10 मोल इक्विमोलर, एक और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इक्विमोलर mixture of this and this is oxidized by KMnO4 in acidic medium, ये हमें बताया जा रहा है। Calculate the number of moles of KMnO4 required, ये हमसे पूछा जा रहा है। और मान लो मैंने तुम्हें बता भी दिया कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो है H2C2O4 KMnO4 के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है CO2 में, और मैग्नीज के लिए तो हमें पता ही होता है। और इसके अलावा मीथेन का ऑक्सीडेशन भी जब होगा तो वो भी सपोज कन्वर्ट होता है CO2 में और Mn+2 में। ये रिएक्शंस हैं। तो हमें ये बताना है कि KMnO4 कितना यूज़ में आएगा। अब अगर दोनों रिएक्शंस देखें तो हमें ये कहा जा रहा है कि 10 मोल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ H2C2O4 एंड CH4। इसका मतलब ये है, इक्विमोलर का मतलब होता है इक्वल मोल्स। इस मिक्सचर में ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4 और मीथेन है CH4, दोनों के मोल्स इक्वल हमसे बोले जा रहे हैं। इसका मतलब इंडिविजुअली हम देखें तो ये 5 मोल H2C2O4 है और 5 मोल ही मीथेन है। और अगर n फैक्टर की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो +3 आती है और यहाँ पर +4 है, +3 यहाँ पर है और दूसरे साइड में +4 है। तो इसका मतलब इसका n फैक्टर होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और ऐसे 2 कार्बन है तो 2। ऐसे ही मीथेन की बात करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और CO2 में -4 है मीथेन में, और CO2 में +4 है। तो इसका जो n फैक्टर आएगा
वो आएगा 8, -4 से +4। अब जैसे हमें दोनों के मोल्स पता हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड के इक्विवेलेंट्स होंगे 10 इक्विवेलेंट, मोल इनटू n फैक्टर। ऐसे ही अगर हमें मीथेन के इक्विवेलेंट्स बताने हैं तो मीथेन के इक्विवेलेंट्स होंगे 5 × 8 दैट इज़ 40 इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन के लिए जो KMnO4 के इक्विवेलेंट्स यूज़ में आएंगे वो आएंगे 10 इक्विवेलेंट। इसी तरह से मीथेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो KMnO4 के इक्विवेलेंट्स यूज़ में आएंगे वो होंगे 40 इक्विवेलेंट। इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 यूज्ड, जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो हुआ 10 + 40 इक्विवेलेंट दैट इज़ 50 इक्विवेलेंट। और यहाँ दोनों हमें मोल्स में आंसर करना है तो इक्विवेलेंट से मोल निकालने के लिए मोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा और KMnO4 का n फैक्टर क्या होगा, तो वो +7 से +2 में जाता है तो n फैक्टर 5 है। तो अगर हम यहाँ से आंसर निकालें तो ये 10 मोल्स आंसर आएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से ये निकाला जाता है। मैंने ये पहले बताया था कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी भी एक रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट यूज़ होगा उतने ही इक्विवेलेंट दूसरा रिएक्टेंट भी यूज़ होगा। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर दिखाया। अब अगर अलग अलग रिएक्शंस हैं तो ये आइडिया हमें अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह से ही लगाना पड़ेगा। मतलब एक रिएक्शन में 10 इक्विवेलेंट ऑक्जेलिक एसिड है तो KMnO4 वहाँ यूज़ हुआ। दूसरी रिएक्शन में 40 इक्विवेलेंट मीथेन है तो 40 इक्विवेलेंट KMnO4 वहाँ यूज़ हुआ। तो इसका मतलब टोटल जो KMnO4 यूज़ हुआ वो ये। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल इवॉल्व हुई। तो पहली रिएक्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं 10 इक्विवेलेंट CO2 इवॉल्व हुआ। दूसरी रिएक्शन के हिसाब से हम बोल सकते हैं 40 इक्विवेलेंट इवॉल्व हुआ। इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट ऑफ CO2, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 कितना इवॉल्व हुआ, 10 + 40 दैट इज़ 50 इक्विवेलेंट। और अगर हमें मोल ऑफ CO2 बताना है तो n फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा और CO2 का n फैक्टर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर CO2 के लिए हम पहली रिएक्शन में देखते हैं तो +4 में है, पहले +3 में था तो n फैक्टर 1 आएगा। और दूसरी रिएक्शन में देखते हैं तो +4 में है, पहले -4 में था तो n फैक्टर 8 आएगा। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों रिएक्शंस में n फैक्टर की वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो जो इक्विवेलेंट्स को अभी मैंने ऐड करके दिखा दिया ये कैलकुलेशन गलत है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि CO2 के इक्विवेलेंट्स को यहाँ ऐड नहीं किया जा सकता। अगर n फैक्टर दोनों केसेस में अलग अलग हैं तो ये काम नहीं कर सकते। मैंने KMnO4 के इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दिया था क्योंकि दोनों रिएक्शंस में KMnO4 के n फैक्टर सेम हैं। लेकिन अगर n फैक्टर CO2 के दोनों रिएक्शंस में अलग अलग हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। तो अब ये बात आएगी कि फिर क्या करें। तो फिर ये कर सकते हैं कि हम दोनों रिएक्शन से बनने वाले CO2 के मोल्स वहीं पर निकाल लें। तो जैसे पहली रिएक्शन से जो CO2 बनेगा वो 10 मोल बनेगा, 10 इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 1। और दूसरी रिएक्शन से जो CO2 बनेगा वो 5 मोल बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 8। एंड नाउ हम इन मोल्स को ऐड कर सकते हैं। ये आंसर आएगा 15 मोल। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की टेक्निकलिटी है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। इक्विवेलेंट अगर हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस को एक साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर इक्विवेलेंट्स का ऐड होना या ना होना सब्जेक्टेड टू कंडीशन है। देखो यहाँ पर मैंने, और वैसे भी अगर किसी थॉट में आता है कि नहीं ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट अगर तुमने ऐड कर दिया और फिर n फैक्टर से डिवाइड करके मोल निकालने जाओगे तो n फैक्टर कौन सा वाला लोगे, 1 या 8, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब वो अप्रोच में ही प्रॉब्लम है। ना n फैक्टर 1 यूज़ कर सकते हैं ना n फैक्टर 8 यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर यही अप्रोच फॉलो करनी है। मतलब equivalents can be added only when n factor is same. Equivalent cannot be added if n factor is different. Or if equivalents cannot be added, then what
अदर ऑप्शंस भी है, तो वो अदर ऑप्शन इज़ कि हम मोल्स पहले ही निकाल लें, और मोल्स को हमेशा ऐड किया जा सकता है, इक्विवेलेंट्स को ऐड करने की कंडीशन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दोनों बातें एक साथ डिस्कस हो रही हैं। एक अलग अलग रिएक्शंस जब इन्वॉल्व है तो उसको हमें कैसे डील करना है, और उससे रिलेटेड इक्विवेलेंट्स ऐड होंगे या नहीं होंगे वो बातें। ठीक है, आई होप कि इसे समझ पा रहे होगे तुम। ठीक, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। इसको पॉज करके तुम अपना सोल्यूशन नोट कर लेना और सोचना इसके बारे में बहुत अच्छे से। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर हम एक बार सारी टेक्निकलिटी सीख गए तो। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आज जितने एग्जांपल्स लूँगा उससे हमारी सारी टेक्निकलिटी सामने आ जाएंगी। बेसिक आइडिया फिक्स्ड है, इक्विवेलेंट से जितने एक के रिएक्ट हो रहे हैं उतने ही दूसरे के लिए हो रहे हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज़ जो इस तरह की हैं वो हमें सीखनी है, तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगले एग्जांपल पर आ रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, ये थोड़ा उससे टिपिकल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 reacted with acidified KMnO4 solution having a concentration of 0.2 molar, 100 ml of which is used। मतलब यहाँ पर इतना KMnO4 यूज हो गया। अब अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में तुम्हें दिखाया था कि KMnO4 जो यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है वो किससे कर रहा होगा, तो वो कर रहा है FeO से। FeO को ही वो ऑक्सीडाइज करेगा Fe+3 में और ख़ुद कन्वर्ट होगा Mn+2। तो ये हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Fe+2 था जो कि Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा, और पहले से भी Fe2O3 था, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, और आगे इन्होंने ये बोला है कि अब इस सोल्यूशन को, द सोल्यूशन वाज देन टाइट्रेटेड विथ जिंक टेस्ट। टाइट्रेटेड का मतलब जिंक से ने उसको रिएक्ट कराया, और जिंक ने किया क्या है, विच कन्वर्टेड Fe+3 ऑफ सोल्यूशन इनटू Fe+2। मतलब जिंक के साथ जब सोल्यूशन की रिएक्शन कराई तो उसने Fe+3 को +2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसने रिड्यूस कर दिया। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn+2। उसकी ज़रूरत वैसे हमें पड़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन ये है। फिर आगे इन्होंने लिखा, मतलब पहले सोल्यूशन में हमारे पास Fe+2 भी था, +3 भी था। इन्होंने KMnO4 से रिएक्शन कराई तो +2 वाला भी +3 में कन्वर्ट हो गया। अब सारा का सारा आयरन +3 में है। फिर सारा का सारा आयरन जिंक से रिएक्ट कराया तो सारा +3 वाला आयरन +2 में दोबारा कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा जब Fe+2 में कन्वर्ट हो गया तो उसको रिएक्ट कराया KMnO4 से, K2Cr2O7 से, जो नीचे लिखा है, और K2Cr2O7 दोबारा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, हमें ये बता दिया है कि K2Cr2O7 का जो अमाउंट यूज़ हो रहा है, अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें दिया है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली मोल होता है। तो हमें K2Cr2O7 के मिली मोल पता हैं। इसके अलावा KMnO4 के भी मिली मोल्स हम निकाल सकते हैं, 2.2 × 100 20 मिली मोल। हमने वॉल्यूम को लीटर में नहीं कन्वर्ट किया, मिलीलीटर में ही रहने दिया, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मिली मोल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये अमाउंट्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पर हमसे आंसर पूछा जा रहा है। हमें मिक्सचर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो अगर हम ये मान लें कि लेट मिक्सचर कंटेन्स X millimole of FeO and Y millimole of Fe2O3। मान लेते हैं कि X मिलीमोल FeO है और Y मिलीमोल Fe2O3 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मिलीमोल ऑफ Fe+2 विल बी इक्वल टू X मिलीमोल स्टार्टिंग में, और मिलीमोल ऑफ Fe+3 कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा। तो Fe2O3 में एक मॉलिक्यूल में 2 Fe+3 है, और अगर एक मॉलिक्यूल में 2 Fe+3 है
तो 1 मोल में 2 मोल Fe+3 होगा और Y मोल में 2Y मोल या Y मिलीमोल में 2Y मिलीमोल Fe+2 होगा। हमने ये एज्यूम कर लिया है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर Fe+2 Fe+3 पर फोकस किया है। FeO में एक ही मॉलिक्यूल में एक ही Fe है, तो अगर हम x मिलीमोल FeO लेते हैं तो x मिलीमोल ही Fe+3 होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब n फैक्टर ऑफ KMnO4 हमें पता है 5, n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 हमें पता है 6। ये +6 से +3 में जा रहा है, तो एक आटम के लिए चेंज 3 यूनिट का, और क्रोमियम के 2 आटम्स हैं तो चेंज 6 यूनिट का आएगा। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट्स लिखें तो ये आएगा 600 मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। जैसे मोल मिली मोल होता है, ऐसे ही इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट होता है। मोल इंटू n फैक्टर इक्विवेलेंट और मिली मोल इंटू n फैक्टर मिली इक्विवेलेंट। जैसे लीटर मिली लीटर, ग्राम मिलीग्राम, ऐसे ही मोल मिली मोल, ऐसे ही इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट। मतलब अगर वॉल्यूम मिली लीटर में ले लिया तो वो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों इसी तरह से KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स निकालें तो ये आएगा 20 × 500 मिली इक्विवेलेंट। तो अब हमें पहली रिएक्शन से ये दिख रहा है कि जितने इक्विवेलेंट KMnO4 होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeO या Fe+2 भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में वही रिएक्ट कर रहा है। और हमें KMnO4 के इक्विवेलेंट्स पता हैं, तो हम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 निकाल सकते हैं और वो 100 ही आएगा। और हमें मोल माना है x, और FeO का जो n फैक्टर होगा वो होगा 1, क्योंकि +2 से +3 में जा रहा है, तो x × 1। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू पता लग गई 100। x इज़ 100 मिली मोल हो गया। अब इस रिएक्शन, पहली रिएक्शन के बाद जो Fe+3 होगा वो बनेगा इसके x मिली मोल से, या कह लो कि 100 मिली मोल से। ये बनेगा 100 मिली मोल या मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। 100 मिली इक्विवेलेंट अगर KMnO4 था तो 100 मिली इक्विवेलेंट ही Fe+3 बनेगा। और 100 मिली इक्विवेलेंट, या इसी को लिख सकते हैं 100 मिली मोल। और पहले से 2y मिली मोल और भी Fe+3 है, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया 100 + 2y मिली मोल। 100 + 2y। F2y कहाँ से आया? तो जो Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट था वो वाला। अब इसको दोबारा इन्होंने जिंक से रिएक्ट कराया, तो ये टोटल रिएक्ट करेगा 100 + 2y रिएक्ट करेगा मिली मोल। और यहाँ पर भी इसका n फैक्टर 1 ही है, तो इसको हम मिली मोल को हम मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि n फैक्टर 1 है। और इससे जो Fe+2 फिर से बनेगा वो होगा 100 + 2y मिली इक्विवेलेंट। और इसका n फैक्टर अगेन 1 है, तो इसके मोल्स फिर से लिखेंगे तो वो आएगा 100 + 2y मिली। मतलब जिंक से रिएक्ट कर लेने के बाद Fe+2 के जो मोल्स टोटल सोल्यूशन में हैं वो 100 + 2y, और वो अगली रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं 100 + 2y मिली मोल, 100 + 2y। और यहाँ पर भी इसका n फैक्टर 1 ही है, क्योंकि +2 से +3 में जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इक्विवेलेंट्स इसके लिखेंगे तो वो अगेन होगा 100 + 2y मिली इक्विवेलेंट। और हमें ये बताया गया है कि Fe+2 के लिए K2Cr2O7 जो यूज़ हुआ है वो 600 मिली इक्विवेलेंट है। तो अगेन इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2, और ये है 600 इज इक्वल्स टू 100 + 2y। तो यहाँ से हम ये आंसर कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 500/2, दैट इज 250। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू भी निकाल दी और x की वैल्यू भी निकाल दी। मतलब अगर हमें बताना है कि मिक्सचर में मिली मोल ऑफ FeO कितना है, तो वो है 100, और मिली मोल ऑफ Fe2O3 कितना है
तो वो है 250। ये आंसर है। समझ में आया? थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है अब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सिस्टमेटिकली अगर अपन समझेंगे तो इजीली हम समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ KMnO4 पहले FeO से रिएक्ट किया। KMnO4 के इक्विवेलेंट्स दिए थे 100 मिली इक्विवेलेंट, इसका मतलब FeO 100 मिली इक्विवेलेंट था। हमने X माना था और उसको यूज़ करके हमने 100 से रिलेट किया, तो X की वैल्यू हमें मिल गई। आगे इन्होंने मिक्सचर में सारा का सारा Fe+3 हो गया और उसको जिंक से रिएक्ट करा के Fe+2 में कन्वर्ट कर दिया। Fe+2 में जब कन्वर्ट किया तो Fe+2 टोटल कितना बना? तो क्योंकि Fe+3 टोटल था 100 + 2y जो Fe2O3 से आया था, तो Fe+2 भी उतना ही बना। एंड देन फिर उसे K2Cr2O7 से रिलेट किया और फिर ये आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होगे तुम। मैं फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इसी टाइप का एग्जाम्पल है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। यहाँ पर लिखा है अ मिक्सचर containing equal moles of CuS and Cu2s treated with 100 ml 0.15 molar K2Cr2O7। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, बिल्कुल उसी तरह का एग्जांपल है। यहाँ CuS K2Cr2O7 से रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट इन्होंने बता दिया है Cu+2 SO2 और क्रोमियम +3, यही प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसे ही Cu2S भी K2Cr2O7 से रिएक्ट कर रहा है और इससे भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यही है, यही। तो पूछा जा रहा है कि मोल्स क्या क्या रहे होंगे। मान लेते हैं कि लेट मिली मोल ऑफ CuS इज X, और यही मिली मोल ऑफ Cu2S भी होगा क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर बोला जा रहा है। मिली मोल हमने माना है, ठीक। और अब पहले n फैक्टर की अगर बात करें तो K2Cr2O7 का n फैक्टर दोनों जगह पर 6 ही होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वो हमेशा K2Cr2O7 से +3 में ही जाता है, तो वो 6 आएगा। +6 से +3, एक एटम के लिए चेंज 3 यूनिट का, 2 एटम के लिए 6 यूनिट का। तो इस तरह से वो आंसर आ गया। और CuS की बात करें तो यहाँ सल्फर -2 में है जो कि +4 में जा रहा है, तो n फैक्टर आएगा 6। कॉपर यहाँ +2 में है और प्रोडक्ट में भी +2 में, मतलब कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन Cu2S में अगर देखें तो सल्फर -2 में है और कॉपर +1 में है, और प्रोडक्ट साइड में सल्फर +4 में है और कॉपर +2 में है। इसका मतलब इस केस में सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ चेंज आया 6 यूनिट का, और कॉपर भी ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर जो चेंज आया है वो 1 यूनिट का, और ऐसे 2 हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मतलब इसका जो n फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, सोच के बताओ जल्दी से। 2 कॉपर के लिए चेंज, 6 सल्फर के लिए चेंज, तो टोटल चेंज इज 8, n फैक्टर 8। अब जो K2Cr2O7 यूज़ हो रहा है, कुछ अमाउंट K2Cr2O7 का CuS के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ अमाउंट K2Cr2O7 का Cu2S के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे अगर x मोल मिली मोल हमने CuS का माना है, तो CuS के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हुए, 6x मिली इक्विवेलेंट। ऐसे ही Cu2S के मिली इक्विवेलेंट कितने हुए, तो 8x मिली इक्विवेलेंट। तो K2Cr2O7 CuS के लिए कितना यूज़ हुआ, 6x मिली इक्विवेलेंट, और K2Cr2O7 Cu2S के लिए यूज़ हुआ 8x मिली इक्विवेलेंट। इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड कितना हुआ, तो वो हम आंसर करेंगे 6x + 8x। मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पर n फैक्टर सेम। और हमें वो बताया गया है क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 100 ml 0.15 मोलर है, तो हम इससे मिली मोल फिर वो बता सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितना K2Cr2O7 लिया गया था
वो पूरा यूज़ नहीं हुआ। यहाँ लिखा है एक्सेस ऑक्सीडेंट। एक ऑक्सीडेंट मतलब K2Cr2 7। ऑक्सीडेंट का मीनिंग जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो उसका कुछ अमाउंट हमें Fe+2 के साथ रिएक्ट कराया है जो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर एक और रिएक्शन है K2Cr2O7, कुछ अमाउंट ऊपर यूज़ हुआ और कुछ अमाउंट बचा रह गया जो फर्दर Fe+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ हुआ। ये फर्दर रिएक्शन है, Fe+2 को वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है। और यहाँ पर जो Fe+2 यूज़ हो रहा है उसकी मोलरिटी वॉल्यूम बताया है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल हो गया, वॉल्यूम मिलीलीटर में है। और इसका n फैक्टर हमें दिया पता है 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा कितने मिलीमोल इक्विवेलेंट्स हुआ 20। इसका मतलब K2Cr2O7 कितने इक्विवेलेंट यहाँ यूज़ हुआ होगा 20 मिली इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब टोटल K2Cr2O7 जो यूज़ हुआ, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड वो हुआ पहले 14x और बाद में 20, और वो बराबर होगा गिवन अमाउंट के। गिवन अमाउंट इज 0.15 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय K2Cr2O7 का n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर इक्विवेलेंट्स हो, मिली इक्विवेलेंट्स हो गया बेसिकली, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 14x प्लस 20। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिक्सचर में CuS और CO2S के जो मोल्स हैं वो 5 ये उससे थोड़ा सा टिपिकल हो गया। ठीक, जितना K2Cr2O7 लिया गया था वो पूरा यूज़ नहीं हुआ, वो फर्दर कितना कुछ बचा रह गया, कितना बचा रह गया उसके लिए Fe+2 की इंफॉर्मेशन हमें दी, उससे हमें ये पता लगा कि इतना बचा रह गया। मतलब K2Cr2O7 का जो गिवन अमाउंट था वो 3 जगह पर यूज़ हुआ, कुछ CuS के लिए, कुछ CO2S के लिए और कुछ Fe+2 के लिए। तो कितना कितना हर जगह यूज़ हुआ उसको ऐड कर लिया, मतलब वो टोटल यूज्ड अमाउंट हमें पता लग गया, और गिवन अमाउंट उतना ही था, उसको हमने उससे इक्वेट किया, तो हमारा आंसर इस तरह से आ गया। समझ में आई बात? थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, लेकिन ये इस हमें प्रॉब्लम के थ्रू ही ये चीज़ें समझ में आती हैं। थ्योरी तो जो मैंने बतानी थी वो बताई है, अभी कुछ चीज़ें और हैं वो अपन उसके आगे बात करेंगे। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत जब पड़ रही है तो वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसी तरह से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ठीक, अगले एग्जाम्पल पर चलें। समझ सकते हो सभी लोग? ठीक, चलो ये अपना अगला एग्जाम्पल है। इसमें ये बोला जा रहा है कि 50 ml KMnO4 मिक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ Ki। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ रिएक्शन क्या है। KMnO4 Ki को ऑक्सीडाइज करता है और इससे आयोडीन गैस बनती है और खुद रिड्यूस हो जाता है +2। बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा ये रिएक्शन KMnO4 का Mn+2 में कन्वर्जन अपन याद रखेंगे। आगे इन्होंने ये बताया है कि जो आयोडीन यहाँ लिबरेट हो रही है उसको रिएक्ट कराया जा रहा है Na2C2O से, Na2S2O3 से। इसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, थायोसल्फेट, या इसको हाइपो भी बोला जाता है, हाइपो सॉल्यूशन बोला जाता है। और जो आयोडीन निकली है उसको इससे रिएक्ट कराया। ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ इसको भी याद रखना, ये एक्सपेक्टेड होता है कि तुम्हें पता है। तो ये आयोडीन को रिड्यूस कर देता है और ख़ुद कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में। ये प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, ये एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें पता है। ठीक, ये इसमें कन्वर्ट करता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो KMnO4 सोल्यूशन लिया गया था उसकी मोलरिटी क्या रही होगी। तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर जो KMnO4 रिएक्ट किया है, अगर हम ये माने कि ये X
मिली इक्विवेलेंट था, तो इससे जो आयोडीन बनेगी वो भी x मिली इक्विवेलेंट ही बनेगी, और वही अगली रिएक्शन में यूज़ हुई है। और वो अगर x मिली इक्विवेलेंट अगली रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो कि Na2S2O3 कितना यूज़ होगा, वो भी x मिली इक्विवेलेंट ही यूज़ होगा। और हमें उसका अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 30 ml 0.1 मोल। और इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ, Na2S2O3 का जो n फैक्टर होता है वो 1 होता है। कैसे निकला, अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की निकालो तो ये यहाँ पर आएगी 2.5 और यहाँ पर आएगी 2.5 नहीं 2, यहाँ पर आती है 2 और यहाँ पर आती है 2.5। तो सल्फ़र के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज 0.5 यूनिट का है और सल्फ़र के 2 एटम्स हैं तो चेंज 1 यूनिट का है। ठीक, ये याद भी रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर n फैक्टर पता लग गया। तो इससे हम जो Na2S2O3 के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं उससे मिली मोल ऑफ Na2S2O3 निकाल सकते हैं। मिली मोल्स ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और वो बराबर होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के। मिली मोल इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और हमें यहाँ पर वो माना है x डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू मोलरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 30। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 3। इसका मतलब हुआ कि KMnO4 मिली मोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू KMnO4 की मोलरिटी इंटू KMnO4 का वॉल्यूम जो 50 माना गया था इज इक्वल्स टू 3। तो फिर यहाँ से m की वैल्यू 3/50, m की वैल्यू आ रही है 3/50। मतलब जो KMnO4 सोल्यूशन की मोलरिटी हमसे पूछी गई थी वो आंसर है 3/50। ठीक, KMnO4 ने पहले KI को ऑक्सीडाइज किया जिससे आयोडीन बना। जितने KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट थे उतने मिली इक्विवेलेंट आयोडीन बन गया। आयोडीन अगली रिएक्शन में वो यूज़ किया गया तो जितना बना उतना यूज़ हो गया। अब जितने इक्विवेलेंट आयोडीन अगली रिएक्शन में है उतने ही इक्विवेलेंट Na2S2O3 भी होगा। तो हमने उससे रिलेट किया और Na2S2O3 का अमाउंट हमें दिया गया था तो इससे हमें x की वैल्यू पता लग गई और जो x आया उससे KMnO4। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है जो आगे के क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। अगर हम आयोडीन को देखें जो पहले रिएक्शन में बना था तो इसका n फैक्टर आएगा 2, n फैक्टर आएगा 2। कैसे, -1 में था फिर 0 में हुआ तो चेंज आया, एक एटम ले 1 यूनिट का, ऐसे 2 एटम। और यही n फैक्टर 2 अगली रिएक्शन में भी आ रहा है क्योंकि आयोडीन I- से कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर दोनों रिएक्शन में n फैक्टर सेम है तो ही ये अप्रोच जो मैंने यहाँ दिखाई थी कि जितने इक्विवेलेंट्स बने उतने इक्विवेलेंट्स यहाँ यूज़ होंगे, ये कर सकते हैं। अगर n फैक्टर दोनों रिएक्शंस में ये सेम नहीं होता तो ये अप्रोच गलत हो जाती है। तो अगेन फिर हम करते क्या, हम यहीं पर इसके मोल्स निकाल लेते और मोल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर x मोल पहली रिएक्शन में बना है तो हम ये कह सकते हैं कि x मोल दूसरी रिएक्शन में यूज़ हो रहा होगा और रिलेट किया जा सकता है। मोल्स रिलेट किए जा सकते हैं, इक्विवेलेंट रिलेट नहीं किए जा सकते अगर n फैक्टर डिफरेंट है। तो ये हमारा अगले एग्जाम्पल में ये बात देखने को मिलने वाली है। तो ये एक और टेक्निकलिटी है जो सीखने वाली होती है। एक टेक्निकलिटी मैंने पहले बताई थी कि इक्विवेलेंट्स ऐड हो सकते हैं तब जब n फैक्टर सेम हो। ऐसे ही ये एक सीक्वेंशियल टाइप की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में कुछ आयोडीन बना, वो अगली रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। तो जितना इक्विवेलेंट पहली रिएक्शन में बना उतना ही इक्विवेलेंट अगली रिएक्शन में यूज़ होगा। ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब उस सब्सटेंस का n फैक्टर दोनों रिएक्शंस के लिए सेम हो। ठीक, और अदरवाइज मोल्स निकालना पड़ेगा। मैं अगले एग्जाम्पल में ये बात दिखाऊंगा। ये एग्जाम्पल इसी तरह का है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि KiO3 KI से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेस वर्ड यूज़ हो रहा है।
एक्सेस लिख देने का मतलब ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर KiO3 ही हो सकता है, Ki नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि दोनों रिएक्ट करके आयोडीन बना रहे हैं और जो आयोडीन बनी है वो Na2H2O3 से रिएक्ट कर रही है। तो Na2H2O3 से रिएक्शन क्या होती है मैंने अभी बताई थी, वो हमें याद रखनी है। ये कन्वर्ट होगा I नेगेटिव और Na2S4O6 में, ठीक। और हमें Na2H2O3 का अमाउंट बता दिया गया है, तो इससे हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मिलीमोल निकाले तो ये 10 मिलीमोल आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने मिलीमोल या कितने मोल के KiO3 के हमने मिक्स किए हैं, ठीक। तो अब हमें ये दिख रहा है कि KiO3 से I2 बना, वो I2 फर्दर यहाँ पर रिएक्ट किया। लेकिन आयोडीन की N फैक्टर अगर हम इस रिएक्शन में निकालें तो इस रिएक्शन में आयोडीन का N फैक्टर आएगा 2, 0 में है, -1 में गया तो चेंज 1 यूनिट का, ऐसे तो आता है। और अगर हम इस रिएक्शन में N फैक्टर निकालें तो यहाँ पर अगर उल्टी डायरेक्शन में देखें तो ये उल्टी डायरेक्शन में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब यहाँ से यहाँ रिलेट करो, यहाँ से यहाँ रिलेट करो, तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का N फैक्टर निकालने के लिए मैंने अलग से अप्रोच बताई थी, N1 × N2 अपॉन N1 + N2, याद आया? वो ही अप्रोच यूज़ होगी। और अगर मैं निकालूँ तो ये N फैक्टर आएगा 2 × 10 अपॉन 2 + 10। यहाँ जाने का चेंज 1 × 2 और यहाँ पर जाने का चेंज, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो चेंज आएगा वो आएगा 5 × 2 और यहाँ से यहाँ तक जाने का चेंज 1 × 2। 5 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि 2 एटम I2 में है। ऐसे ही 1 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि 2 एटम्स आयोडीन में है। तो इस तरह से जिस भी स्पीसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा होता है, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से देखें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से, अप्रोच सेम ही है। तो ये जो N फैक्टर आया ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि N फैक्टर यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो अब इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम मान लें लेट जो KiO3 है उसके मोल्स हैं, लेट मोल्स ऑफ KiO3 इज X मिलीमोल। अगर हमने X मिलीमोल माना तो इसके और KiO3 का N फैक्टर क्या आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो 5 है और 0 में जा रहा है तो N फैक्टर 5। मैंने कहा था कि वो स्पीसी जो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे में जा रही तो उसके लिए तो सिंपल तरीका ही है। तो इसके मिली इक्विवेलेंट आए 5x मिली इक्विवेलेंट, 5x मिली इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयोडीन बनेगा 5x मिली इक्विवेलेंट। तो हम ये यहाँ पर बता देंगे 5x मिली इक्विवेलेंट, लेकिन इससे यहाँ पर बोलें कि 5x मिली इक्विवेलेंट अगले रिएक्शन में यूज़ होगा तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दोनों रिएक्शंस के N फैक्टर डिफरेंट है। तो फिर क्या करें? तो हम पहले इस मिली इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट कर लें। तो 5x डिवाइडेड बाई N फैक्टर ये आएगा 3x मिलीमोल। फिर अब हम कह सकते हैं कि 3x मिलीमोल यहाँ पर है, 3x मिलीमोल यहाँ पर आएगा। और अगर 3x मिलीमोल और N फैक्टर 2 है तो ये 6x मिली इक्विवेलेंट हो गया। और 6x मिली इक्विवेलेंट N फैक्टर ऑफ Na2H2O3 1 आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका मिली इक्विवेलेंट हो गया 10 मिली इक्विवेलेंट और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 is equals to मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो ये वैल्यू 6x है is equals to 10। तो x की वैल्यू 10/6 या 5/3। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? इतनी टेक्निकल, अब और टेक्निकलिटी नहीं आएगी, घबराना नहीं। इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमें समझनी होती हैं। अब इसके बाद केवल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं जो अभी तक के डिस्कशन में मैंने तुम्हें बताई है। और इसको भी तुम 2-3 बार देखना वीडियो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन ही है। थियरी जितनी आनी थी रिडॉक्स से रिलेटेड अभी तक आ चुकी है, कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आगे तुम्हें फिर से बताने वाला हूँ। लेकिन
क्वेश्चंस अल्टीमेटली हमें सॉल्व तो क्वेश्चन ही करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्रोच क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे काम करना है, उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा डिस्कशन हमें चाहिए। ठीक, तो आई होप कि इसको तुम समझ पाओगे। ठीक, और किसी भी तरह की दिक्कत आए तो तुम मुझे अलग से पूछ सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। एक बार आने लग गया तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि इससे ज़्यादा आसान पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता। ये सबसे इजी होता है, लेकिन एक बार जब हमको आने लग जाता है तब, जब तक नहीं आता है तब तक ऐसा लगता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जबकि है उल्टा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर रोकूँगा। तुम अपनी शीट को सॉल्व करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और किसी भी तरह की दिक्कत है तो पूछना। मैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और बातें जो रह गई हैं वो भी बताऊँगा, और कुछ और एग्जांपल्स जो रह गए हैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं। ठीक, बाय एंड टेक केयर बेटा, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं।